हेलो गाइस। सो हम नेक्स्ट पार्ट अभी देख रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, दैट इज काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ रहे हैं गाइस। दैट इज नंबर वन, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सेकंड, विकरियस लाइबिलिटी। एंड थर्ड, विकरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो आइए देखते हैं गाइस कि ये तीन अलग अलग लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ रहा है। नंबर वन, strict or absolute liability. There are situations where a person may be liable for some harm or loss, even though there is no negligence or intention to cause the harm. Okay? In other words, the defendant is liable without fault. देखो, आपका किसी को हार्म पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बट ड्यू टू योर निग्लिजेंस, आपके नेग्लिजेंस की वजह से आप किसी को अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली हार्म पहुंचाते हो, तो याद रखना स्ट्रिक्ट या फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपको अट्रैक्ट करती है। मीन्स आपको उतने डैमेजेस पे करने ही पड़ेंगे। ओके, इसमें बहुत ही बढ़िया एक केस था, दैट इज रूल इन रेलाइन वर्सेस फ्लेचर। ओके, इस केस में हुआ ये था कि इन दोनों के घर आजू बाजू में थे, तो लैंड, दोनों के लैंड के बीच में एक कंपाउंड वॉल थी। फ्लेचर ने एक रिजर्वायर बनाने के बारे में सोचा, इसलिए उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स को काम दिया। उन्होंने, फ्लेचर ने किया ये कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनके ऊपर ही छोड़ दी कि कैसे काम करना है, कैसे वो रिजर्वायर बनाना है एंड सो ऑन। इसलिए उन्होंने किया ये कि वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर इंजीनियर्स थे, उन्होंने प्रॉपरली गड्ढा बनाने का काम किया, उसमें जो कुछ भी पैचवर्क वगैरह लगता है वो किया। और उनसे गलती से एक चीज़ रह गई, जो कि थी उसके नीचे शाफ्ट्स बने हुए थे, जो शाफ्ट्स कोल माइन से जुड़ रहे थे, और जो कोल माइन थी रेलाइन की। हुआ ये, जिस टाइम फ्लेचर के ज़मीन पे रिजर्वायर में पानी भरा गया, तो वो सीधा पानी वो शाफ्ट थ्रू डायरेक्टली रिलायंस के ज़मीन में आ गया, और वहाँ पे जो उनके कोल माइंस थे वो पूरी तरह से भीग गए, बर्बाद हो गए। इसलिए हुआ ये कि रिलायंस ने फ्लेचर के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। याद रखना, यहाँ पे फ्लेचर का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि रिलायंस को नुकसान पहुंचे, बट हमेशा यहाँ पे स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो गई, इसीलिए फ्लेचर को कंपेंसेशन रिलायंस को देना पड़ा। ये बहुत फेमस केस लॉ है गाइस, दिमाग में एकदम फिट रखना है। ओके, नेक्स्ट, बट याद रखना, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए तीन कंडीशन हमारे फुलफिल होने चाहिए, तो ही ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अट्रैक्ट होता है। नंबर वन, दैट इज डेंजरस थिंग मस्ट बी ब्रॉट ऑन लैंड। वो जो ज़मीन है आपकी, उस पर कुछ तो भी डेंजरस थिंग, मीन्स हेवी क्वांटिटी में पानी बोलो या फिर एक्सप्लोसिव बोलो एंड सो ऑन, आपने लाना चाहिए। सेकेंड, वो जो चीज़ है उसने एस्केप करना चाहिए आपके लैंड थ्रू। ओके, मीन्स जहाँ पे आपने वो चीज़ लाई थी वहाँ से वो कहीं तो बाहर जानी चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इट मस्ट नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। मीन्स नेचुरली हम पानी, एक टंकी वगैरह में पानी भर के रख रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, बट जितने क्वांटिटी में हमने वो पानी लाया था, जैसे कि एयरलाइन वर्सेस फ्लेचर के केस में, दैट इज़ नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। इसलिए अगर ये तीन कंडीशन हमने सेटिस्फाई किए, दैट इज़ डेंजरस थिंग हमें लाना है, सेकेंड वो चीज़ हमारे लैंड में से या फिर वो जगह में से एस्केप होनी चाहिए, और थर्ड नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हमें करना है। अगर हम ये करते हैं तो याद रखना, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम अट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है गाइस, जैसे कि देखिए, नंबर वन, प्लांटिफ्स ओन डिफॉल्ट। यहाँ पे प्लांटिफ नहीं बताना रह गया सपोज, ठीक है, इसमें से एक्सेप्शन मतलब प्लांटिफ नहीं बताना रह गया कि मेरे शाफ्ट से जो तुम्हारे ग्राउंड के नीचे है। ओके, सो अगर प्लांटिफ से
कोई गलती हुई है तो याद रखना इसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा। सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड। हमने ओ माय गॉड ये मूवी देखा था जिसमें कि वो कांजी बाई मतलब जिसका रोल परेश रावल जी ने किया था, उसमें हुआ ये था कि भूकंप वगैरह आया था, उसकी वजह से उनकी दुकान वगैरह टूट वगैरह गई थी। तो याद रखना अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है जिसे कि लॉ में एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर वगैरह आया तो याद रखना यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मीन्स पहले ही हमने परमिशन ली थी प्लेंटिफ से कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? बट याद रखना ये कंसेंट मैक्सिमम टाइम रिटर्न में ही मान्य किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे कोर्ट ऑफ लॉ में ये रिटर्न डॉक्यूमेंट ही आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए थर्ड पॉइंट, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ अगर आपने लिया है तो आप बच सकते हो इसमें। फोर्थ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके बिहाफ पे आपकी जानकारी के बिना ये काम कर दिया है तो याद रखना वो थर्ड पार्टी लायबल हो जाती है गाइस। फिफ्थ पॉइंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी गाइस, अगर गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मींस, स्टैट्यूट मींस क्या गाइस? लॉ। लॉफुल कोई अथॉरिटी बनी है जिसने आपको बोला है, जिसमें क्या आता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारे अगर उन्होंने आपको कुछ करने के लिए बोला है तो याद रखना ये एक्सेप्शन के पार्ट में कवर हो जाएगा, आप लायबल नहीं रहोगे। लास्ट पार्ट गाइस, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अगर आपने नेचुरल यूज ऑफ लैंड मीन्स कैसे? सपोज ऊपर रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में गाइस हुआ ये कि आपने एक नॉर्मल छोटा सा हौद बराबर है ऐसा ही बांधा था, मीन्स दैट इज नेचुरल यूज ऑफ लैंड। या फिर आपने छोटी सी टंकी बांधी थी, उसमें पानी भर के रखा। अभी इतना तो क्वांटिटी में पानी हर कोई रखता है, बट तभी भी उसमें से वो पानी एस्केप होके शाफ्ट में जाके अगर उधर की कोल माइन को नुकसान पहुंचता है तो याद रखना रिलायंस फ्लेचर को स्यू नहीं कर सकता गाइस इस केस में। ओके, तो एक्सेप्शन के 6 पार्ट अपन देखें। नंबर 1, प्लांटिव्स ओन डिफॉल्ट। सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड। थर्ड, कंसेंट ऑफ द प्लांटिव। फोर्थ, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। फिफ्थ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सिक्स, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नेक्स्ट गाइस, रूल इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है गाइस, हमेशा ये केस स्टडी को बहुत ज़्यादा वेटेज हमें देना ही है। हुआ ये था कि एक इंडस्ट्री थी दिल्ली में सिचुएटेड थी, वो इंडस्ट्री से गैस लीक हुआ और वो गैस लीक होने की वजह से कुछ लोग इंजर्ड हुए और एक पर्सन की वहाँ पे मौत हो गई थी। इसलिए उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी थी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब क्या? अभी देखो, एमसी मेहता ने उसके बाद ये कहा ही कोर्ट में कि मैंने तो सारे मेजर्स लिए थे, मैंने तो सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए थे, अलार्म लगाया था, सारी चीज़ें मेरे पास थी, तभी भी गैस लीक हुई। अभी या फिर उसने माफ़ी भी मांग ली, तभी भी याद रखो अगर ऐसी कोई हज़ार्डस चीज़ आपकी इंडस्ट्री में है और आप सारे के सारे प्रिकॉशंस भी लेते हो, तभी भी याद रखना आपकी ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो जाती है, यू विल बी हेल्ड लाइबल। ओके, कोर्ट ने इसमें दो चीज़ें अंडरलाइन करके बताई थी गाइस इस केस में कि अगर आप कोई भी डेंजरस या फिर हज़ार्डस एक्टिविटी रन करते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट तो याद रखना ये आपका सोशल ऑब्लिगेशन है कि जो कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसे आपने कंपेंसेट करना ही है कंपलसरी। और सेकेंड पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गाइस अगर कभी भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप अपनी लाइबिलिटी से कभी भाग नहीं सकते ये कह के कि आपने प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन लिया था। ओके, सो यहाँ पे देखो, नॉन नेचुरल यूज़ और एस्केप, ये जो दो पॉइंट
रेललाइन वर्सेस फ्लेचर में हमने देखे थे गाइस, वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट कंप्लीट लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। बी पॉइंट, दैट इज vicarious liability. Vicarious means indirect और through other person. मीन्स क्या, किसी दूसरे की गलती के लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। मीन्स किसी थर्ड पर्सन ने जो काम किया है इसीलिए आप लायबल हो। मीन्स इनडायरेक्टली आप लायबल हो, डायरेक्टली नहीं। ओके, vicarious means indirect. Vicarious liability means defendant is liable for the act of third person. कॉमन एग्जांपल गाइस इसमें, नंबर वन, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, विकैरियस लाइबिलिटी। देखो, प्रिंसिपल और एजेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझने लायक पॉइंट है। देखो, सपोज आप लॉयर बने हो या फिर आप सीएस बने हो। सीएस बनने के बाद आपने आपके अंडर एक आर्टिकल को रखा जो सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर है। ओके, उसको आपने सेक्रेटरियल ऑडिट या फिर एक्सबीआरएल का काम करने दिया था। हुआ ये कि उससे कुछ गलती हो गई। ओके, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सपोज सेक्रेटरियल ऑडिट करने का काम लिया था और उसमें गलती हो गई आपके आर्टिकल के द्वारा। तो देखो, वो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक है वो किसे लायबल पकड़ेगा, आपके आर्टिकल को या फिर आपको? ऑब्वियसली गाइज आपको ही वो लायबल पकड़ने वाला है। मीन्स देखो, आपके एजेंट ने भी कुछ गलती की तभी भी उसके लिए लायबल तो आप ही रहने वाले हो, प्रिंसिपल। मीन्स देख, समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन ने गलती की गाइस, आपको मालूम भी नहीं था, बट तभी भी उसे हायर किसने किया? तो आपने किया था। दैट इज योर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे विकैरियस लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाता है गाइस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट उसमें दिया है, दैट इज पार्टनर्स। याद रखना, अगर कोई भी पार्टनर कुछ गलती करता है तो उसके लिए उसके इंडस्ट्री के बाकी पार्टनर्स भी फुल्ली लायबल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप आगे जाके भी कोई भी इंडस्ट्री ओपन करो या फिर फर्म ओपन करो मोस्टली, तो उसमें पार्टनर्स ऐसे ही चूज़ करना कि जो फ्रॉड ना करे। ओके, क्योंकि किसी एक पार्टनर ने भी फ्रॉड किया तो याद रखना बाकी सारे पार्टनर भी उसमें लायबल हो जाते हैं, क्योंकि विकैरियस लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है गाइज। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट। ओके, आपने गाइज, आप सपोज मास्टर हो, आपने काम पे किसी XYZ पर्सन को रखा। फॉर एग्जांपल चलो ले लेते हैं कि आपने, आपका बहुत बड़ा ऑयल का बिजनेस है। आपने आपके ड्राइवर को पेट्रोल की लॉरी दे दी। ओके, उसने क्या किया, वो पेट्रोल की लॉरी लेके पेट्रोल पंप पे गया और जिस टाइम वो पेट्रोल अनलोड हो रहा था उस टाइम उसने माचिस की तीली निकाली और खुद की जेब से सिगारेट निकाल के वो जलाई। अभी अपने को सबको तो मालूम है गाइस, पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो हुआ ये कि वो जो पेट्रोल की लॉरी है उसने फायर कैच कर लिया और अल्टीमेटली उसमें बहुत बड़ा धमाका हो गया। अभी देखो, उस बहुत बड़ा डैमेज भी हुआ गाइस, बहुत सारे लोगों की जान भी गई सपोज। तो देखो, इसमें लायबल कौन है? तो डायरेक्टली तो वो ड्राइवर ही है, बट याद रखना इसमें मास्टर लायबल हो जाता है विकैरियसली। ओके, इसीलिए किसी को भी हायर भी करना है आपको तो उस टाइम भी ये बात दिमाग में प्रॉपरली फिट रखना गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को गाइज उसके ओन कैपेसिटी में भी काम दिया है, तभी भी याद रखना आप एम्प्लॉयर हो, आपका उसके काम के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया तो आप विकैरियस लाइबिलिटी अट्रैक्ट करते ही हो। ओके, जिसे कि आम भाषा में कोलैटरल नेग्लिजेंस भी कहा जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विकैरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये बहुत सिंपल सा और छोटा सा पॉइंट है गाइस। अभी हमें ये मालूम है कि हमने ये टॉर्ट, ये जो एक्ट है गाइस, ये इंग्लैंड से लिया है या फिर यूरोप से लिया है। तो देखो वहाँ पे पोजीशन क्या है और इंडिया में पोजीशन उसकी क्या है, देखते हैं। द पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे क्राउन इज लायबल फॉर विकैरियस। अगर वहाँ पे कोई भी सिविल सर्वेंट जो है गाइस, उससे कोई भी क्राइम कमिट होता है या फिर टॉर्ट कमिट होता है, तो वहाँ पे क्राउन इज लायबल। क्राउन मीन्स क्या, दैट इज वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वहाँ पे कहा जाता है इंग्लैंड में। ओके, बट इंडिया में वैसा कोई नहीं है, यहाँ पे किंग क्वीन ऐसा सिस्टम चलता ही नहीं है, डेमोक्रेसी है। सो इंडिया में द पोजीशन इन इंडिया, द स्टेट इज नॉट लायबल विकैरियसली फॉर एनी ब्रीच बाय इट्स एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय ने कोई भी ब्रीच किया गाइस, ड्यूटी वगैरह नहीं फॉलो की, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लायबल होता है, ना कि पूरा का पूरा स्टेट लायबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है गाइस बैटरी। अभी अब तक हम जिंदगी में जितने बार ये बैटरी वर्ड सुनते आए हैं, उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, या पहले दिमाग में क्लियर कर लेना। यहाँ पे बैटरी मीन्स क्या गाइस, एनी डायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ओके, इज अ टॉर्ट ऑफ बैटरी। मीन्स गाइस, सामने वाले की परमिशन नहीं थी, तभी भी आपने फोर्स यूज किया, मीन्स सपोज धक्का भी दिया है किसी को, तो वो बैटरी है और उसे टॉर्ट कहा जाता है। ओके, बट इसमें दो पॉइंट हमेशा याद रखना है हमें, कि यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए विदाउट प्लेंटिफ का कंसेंट, और सेकंड पॉइंट गाइस, सच फोर्स इज यूज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि आपने वो फोर्स यूज क्यों किया। सो आपको समझा बैटरी मतलब क्या। मीन्स अगर हम क्लास में इंटर करते करते अपने किसी दोस्त को सिर पे मारते भी है, तो याद रखना ये बैटरी का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, सेकेंड पॉइंट गाइस, असॉल्ट मीन्स क्या, मैं किसी एक्सवाइजेड पर्सन को डरा रहा हूँ। असॉल्ट मीन्स मैंने, मेरे पास सपोज ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट एक गन है, मैंने वो किसी की तरफ पॉइंट आउट की और उसे धमकी दे दी है कि मैं तुझे मार दूंगा। याद रखना, मैंने उसे मारा तो है नहीं, या फिर ना ही मैंने गोली चलाई है, हवा में भी नहीं चलाई, उसे तो मारना दूर की बात है, बट तभी भी उसके दिमाग में एक डर बैठ गया, बराबर है, मेरे एक्ट थ्रू उसके दिमाग में एक डर बैठ गया। ये है गाइज असॉल्ट। ओके, थर्ड पार्ट इज बॉडीली हार्म। बॉडीली हार्म गाइज, ये वर्ड्स थ्रू ही हम समझ सकते हैं, मेरे किसी विलफुल एक्ट की वजह से अगर प्लेंटिफ को कोई हार्म होता है, बॉडीली हार्म होता है, या फिर मेरे स्टेटमेंट थ्रू अगर उसे कोई बॉडीली हार्म होता है, तो याद रखना ये भी रॉन्ग में ही आता है। नेक्स्ट फोर्थ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर मैंने किसी को भी अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया, इस मीन्स क्या, कस्टडी में रख लिया या फिर रिस्ट्रेन किया, मीन्स क्या, टू होल्ड बैक, किसी को तो भी मैंने जानबूझ के घर में बंद रखा है या फिर कोई भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रख लिया है गाइस, तो याद रखना वो भी टॉर्ट है। नेक्स्ट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये तो बहुत बार गाइस आपने सोसाइटी में भी देखा होगा कि गलत केसेस फाइल कर देते हैं गाइस। मीन सपोज मैं और कोई दूसरा पर्सन है, वो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है गाइस और मैं नहीं हो रहा। ओके, हम दोनों भी सपोज सेम फील्ड में हैं, तो होता यह है कि मैंने वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट फेक कंप्लेंट फाइल कर दिया, फिर फेक शूट फाइल कर दिया। तो देखना, अल्टीमेटली जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हमें अपनी जुडिशरी मालूम है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो देखो, टाइम लग गया बहुत सारा, 2-3 साल लग गए। तो ये 2-3 साल में गाइस नुकसान तो सामने वाली पार्टी का हुआ ना, जो ग्रोथ हो रहा था वो तो रुका ना। तो अगर मैंने जानबूझ के उसके अगेंस्ट ये फेक केस फाइल किया था,
तो वो आ जाता है गाइस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में। नेक्स्ट है गाइस नर्वस शॉक। मीन्स क्या, मैंने आपको धमकी दी या फिर मेंटली टॉर्चर किया जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना गहरा पड़ा है कि आप और कोई भी काम ही नहीं कर पा रहे हो, इसे कहते हैं नर्वस शॉक। मीन्स अगर आपको नर्वस शॉक देखना है तो सपोज आपको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड थे। आई थिंक सो सारे स्टूडेंट जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और अराउंड 80 से लेके 90% उनको आराम से मिले हैं, कोई भी मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखो 12वीं का रिजल्ट का दिन याद करो, आपने 12th में 85%, 90%, 95% लाने का तय किया था और आपने जैसे ही रिजल्ट के लिए एंटर बटन दबाया आपको आ गए 34%, 35%। तो जो शॉक आपको लगेगा उसे कहेंगे गाइस हम नर्वस शॉक। ओके, मैंने कुछ एक्ट किया है और उसके वजह से सामने वाले पार्टी को अगर कोई नर्वस शॉक लगता है तो सिंपल सी बात दिमाग में फिट कर लेना कि वो टॉर्ट है। बट ये भी बात आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करनी पड़ती है गाइस कि आपको नर्वस शॉक लगा है। ओके, खाली बोलने से वो प्रूव नहीं होने वाला। लास्ट पॉइंट है गाइस डिफेमेशन, जिसमें कि दो पार्ट है, दैट इज लेबल एंड सेकंड स्लैंडर। डिफेमेशन का बेस्ट एग्जांपल गाइस हम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का ले सकते हैं। हुआ ये था कि उन्होंने अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी के बारे में करप्शन चार्जेस है ऐसे बोल के कुछ पेपर्स वेव किए थे। तो डिफेमेशन का केस अरुण जेटली और नितिन गडकरी जी ने फाइल कर दिया था। डिफेमेशन मीन्स मानहानि, कि आपके पास कोई सबूत नहीं है तभी भी आप मेरा नाम बदनाम करने के लिए कुछ झूठा मूठा बोल देते हो। तो याद रखना, अगर आपने कुछ भी गलत सलत किसी के भी बारे में बोला जिसके लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या फिर कोई सबूत बिल्कुल भी नहीं है, तो याद रखना वो सामने वाली पार्टी आपको स्यू कर सकती है, डैमेजेस मांग सकती है, जिसे कि डिफेमेशन कहते हैं गाइस। ओके, जिसके दो पार्ट हैं, लेबल एंड सेकंड स्लैंडर। लेबल मीन्स परमानेंट, मीन्स जो प्रिंटिंग थ्रू आता है, मीन्स मैंने किसी बुक में वगैरह छाप दिया आपके बारे में बहुत बुरा बुरा, तो याद रखना वो परमानेंट टाइप हो जाता है जो कि लेबल में कवर हो जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट दैट इज स्लैंडर। स्लैंडर मीन्स गाइज टेम्पररी, मीन्स मैंने किसी ने तो भी पूछा मुझे कि अरे अपने क्लास में चोर कौन है, और मैंने आपके पास खाली फिंगर पॉइंट आउट की, तो मैंने एक एक्शन किया, एक जेस्चर किया जिसके थ्रू आप चोर हो ये मैंने इंडिकेट किया है, दैट इज टेम्पररी। बट उससे आपका रेपुटेशन लॉस तो हो गया ना गाइस, इसलिए डिफेमेशन का केस तो बनता है। क्लियर है? तो गाइस हमने रॉन्ग में अलग अलग 7 पॉइंट देखे। नंबर 1 बैटरी, जो कि फोर्स अगर हमने यूज़ कर लिया किसी के अगेंस्ट तो बैटरी कमिट हो जाता है। सेकेंड असल्ट, किसी को तो भी डरा देना बंदूक वगैरह से। थर्ड बॉडीली हार्म, किसी को हार्म कर देना बॉडीली। फोर्थ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ओके, किसी को तो भी नज़र कैद में रखना। फिफ्थ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मीन्स झूठी केस बना के किसी को तो भी फंसा देना। नेक्स्ट नर्वस शॉक, जो कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया वो। लास्ट इज डिफेमेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगर टॉर्ट में गुनाह है तो क्या सर इस टॉर्ट से हम बचे भी जा सकते हैं? इसमें कुछ रेमेडीज बचने के लिए भी बनी है क्या? ऑब्वियसली बनी है। इसके दो पार्ट्स है गाइस, नंबर 1 है जुडिशियल रेमेडीज और सेकंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज जो हम अब तक देख चुके हैं गाइस, क्या क्या आपको मिलेगा, तो देखो नंबर 1 डैमेजेस और कंपेंसेशन तो आपको मिलने ही वाला है रेमेडीज के स्वरूप में। ओके, सेकंड इंजंक्शन, मीन्स क्या, आप कोई गलत काम कर रहे हो, मीन्स क्या, आप सपोज किसी की लैंड में जानबूझकर बाय फोर्सफुली घुसने को ट्राई कर रहे हो, तो याद रखना आपको रोकने का अधिकार जुडिशरी को है।
तो जुडिशियल ऑर्डर थ्रू आपको जो कुछ भी आप काम कर रहे थे वो रोकने का अधिकार है, जिसे कहते हैं इंजंक्शन, मीन्स स्टॉपिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। और थर्ड पॉइंट गाइस, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, मीन्स क्या, जैसे थे वाली पोजीशन, जैसे पहले था उस स्टेट पे उसको ला देना, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। ओके, ये थी गाइस जुडिशियल रेमेडीज। नंबर 1 डैमेजेस और कंपेंसेशन, सेकंड इंजंक्शन एंड थर्ड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। गाइस एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसके अलावा आपके पास क्या रेमेडीज है, तो देखते हैं। सेल्फ डिफेंस मीन्स क्या, आप आपकी सुरक्षितता के लिए कोई सर्टन कदम उठा सकते हो। ऑब्वियसली आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम भी किसी सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर आपका कोई बंगलो है तो हम डॉग वगैरह पाल लेते हैं, बराबर है। तो ये क्या है गाइस, ये सेल्फ डिफेंस के लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। आप कोई ट्रेसपास कर रहा है तो उसे फोर्सफुली मीन्स थोड़ा बहुत धक्का दे के वगैरह उसे बाहर निकाल सकते हो। ओके, अनलॉफुल एंट्री अगर कोई कर रहा है तो उसे आप बाहर निकाल सकते हो, ये आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। तो जिसे आपने धक्का दिया वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे अगेंस्ट टॉर्ट कमिट हुआ है। ओके। थर्ड, री एंट्री ऑन लैंड। अगर आपकी लैंड किसी ने हथियाने का ट्राई किया था तो देखो, विदाउट यूजिंग एनी अनलॉफुल फोर्स आप आपकी ज़मीन पे वापस जा सकते हो, आप री एंट्री आपकी खुद की ज़मीन पे वापस मिला सकते हो। नेक्स्ट, रीपोजीशन ऑफ गुड्स। अगर आपके गुड्स किसी ने गलती से या फिर जानबूझ के हथियाए थे तो याद रखना, आप आपके गुड्स का पोजीशन वापस ले सकते हो। ओके। नेक्स्ट, अबैटमेंट ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स गाइस, अगर मुझे किसी और के एक्ट की वजह से तकलीफ होती है, सपोज मेरे घर के बाजू में, बाजू वाले का एक प्रॉपर ट्री है जिसके ब्रांचेस मेरे घर में आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मुझे जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस लेके वो जो लीव्स थी, वो जो ब्रांचेस थी मेरे घर में आ रही थी, उसे मैंने कट कर दिया गाइस। तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे बिल्कुल स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेरे कंफर्ट के लिए वो चीज़ की है जो मेरे हद में आ रही थी। ओके। जैसे कि देखो, रात में 12 बजे या फिर 1 बजे कोई ज़ोर ज़ोर से अगर डीजे बजाने लगा तो वो ट्रबल कर रहा है गाइस सारी सोसाइटी को। तो आपने जाके अगर वो सिस्टम बंद की है तो याद रखना, इसमें आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी मिल गई है। ओके। नेक्स्ट, डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। मीन्स गाइस, ये बहुत पुरानी टर्म है। आपके घर में या फिर आपके खेत में पहले के ज़माने में ये हुआ करता था गाइस कि कैटल वगैरह बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोग रखते थे। ओके। हुआ ये कि आपके गार्डन में या फिर आपके खेत में ये कैटल आ गए हैं और उसने पूरी फसल या फिर पूरी घास जो आपने उगाई थी वो सारा खा लिया। तो याद रखना, आप उन्हें सीज कर सकते हो। मीन्स आपने आपका दरवाज़ा बंद कर लेना है कंपाउंड वॉल का, या फिर आपका गेट बंद कर लेना है तब तक, जब तक कि जिसके वो कैटल थे वो अपना डैमेज पे नहीं कर देता। ओके, तब तक हम उसके कैटल को या फिर गुड्स को सीज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब है गाइस, टू रिस्ट्रेन थिंग्स व्हिच आर डूइंग डैमेज। ओके, चलो, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में गाइस हमने देखे 6 पार्ट्स, सॉरी 7 पार्ट्स। नंबर 1, सेल्फ डिफेंस। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। थर्ड, री एंट्री ऑन लैंड। फोर्थ, repossession of goods. Fifth, abatement of nuisance. Or sixth, distress, damage, feasant. ओके, सो इस चैप्टर का गाइस, इस छोटे से चैप्टर का लास्ट पार्ट हम देख रहे हैं, जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। इस लॉ ऑफ टॉर्ट में गाइस आपको अगर बचना है तो जनरल डिफेंसेस कौन से दिए गए हैं,
तो देखते हैं गाइस पॉइंट नंबर 1, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. It means where a person voluntarily consents to infliction of some harm to himself, he cannot subsequently sue for that harm. अगर मैंने खुद ने ही गाइस ये कोई भी रिस्क उठाई है, मुझे खुद को उस चीज़ की रिस्क मालूम है, तो याद रखना उस चीज़ के लिए मैं किसी दूसरे को लायबल नहीं ठहरा सकता. मीन्स मैं सपोज क्रिकेट का मैच देखने गया और चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच था. इसका कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और उसका विराट कोहली दोनों भी प्रॉपरली सिक्स मारते हैं. मैं स्टैंड में बैठा हुआ था और धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा और वो बॉल सीधा मेरे सिर पे आके लगा. तो क्या मैं धोनी को स्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता गाइस. क्यों? क्योंकि वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. याद रखना मैंने खुद ने वो रिस्क उठाई थी. ओके, ऐसे ही हर एक स्पोर्ट्स का होता है गाइस. ठीक है, मैं सपोज फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल से मुझे कुछ इंजरी हो गई, तो मुझे ये चीज़ मालूम थी कि इससे इंजरी हो सकती है, बट तभी भी मैंने अगर वो रिस्क ली है, तो याद रखना ये आपके पास डिफेंस रहने वाला है सामने वाले के पास. नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, प्लांटिफ द रॉन्ग डूअर. गाइस याद रखना आप डिफेंडेंट हो और प्लांटिफ ने गलती की है. अगर प्लांटिफ ने गलती की है ना, तो याद रखना आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट ऑफ लॉ भी आपको बचाएगा. ओके, क्योंकि जिसकी गलती है उसे ही कोर्ट ऑफ लॉ में सज़ा दी जाती है. ऑब्वियसली जो प्रूव होता है ऑन दैट बेसिस ही केस का रिजल्ट लगता है गाइज. थर्ड पॉइंट जो अब हम देख चुके हैं, एक्ट ऑफ गॉड. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है तो उस टाइम डिफेंडेंट बचता ही है क्योंकि उसकी कोई उसमें गलती है ही नहीं. नेक्स्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज. इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स हुआ ये कि आपने प्रॉपरली केयर और प्रिकॉशन सारी चीज़ें फॉलो करते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए, और आपकी इंडस्ट्री में कोई हज़ार्डस प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा था, प्रॉपरली आपने सारा लॉ फॉलो किया है, सारे नॉर्म्स कंप्लीट किए हैं, बट तभी भी ये, और आपका कोई इंटेंशन भी नहीं था, इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद एक्सीडेंट होता है, तो याद रखना इसे इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं. आपने बिल्कुल भी जानबूझकर कोई भी चीज़ नहीं की, गलती से वो एक्सीडेंट अगर हो गया है, तो इस केस में भी गाइस डिफेंडेंट बच सकता है. नेक्स्ट, प्राइवेट डिफेंस. मींस गाइस आप रीजनेबल फोर्स, आपके पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मैंने पहले ही बताया गाइस, आप घर में कुत्ता वगैरह पाल सकते हो या फिर आप खुद के बॉडीगार्ड्स वगैरह भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सपोज किसी XYZ पर्सन ने आपके प्लॉट में ट्रेस पासिंग कर दी और आपने उसके पैर ही काट दिए, ओके, इसे प्राइवेट डिफेंस. या फिर आपकी जो फेंसिंग थी उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी है ताकि अगर किसी ने कंपाउंड वॉल पे चढ़ के वो तार को अगर छुआ तो वो छूने के बाद तुरंत स्वर्गवासी हो जाए. याद रखना इसे प्राइवेट डिफेंस नहीं कहते. आप रीजनेबल लॉ के अंडर जितना भी अलाउड है उतना ही फोर्स यूज़ कर सकते हो और आपका प्राइवेट डिफेंस फॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट है गाइस, मिस्टेक. मीन्स क्या, कोर्ट ऑफ लॉ में भी, और आपको भी मालूम है, आपका भी एक ऑनेस्ट बिलीफ है कि मेरा बिल्कुल भी वो गलती करने का इरादा नहीं था, बट वो जेन्युइनली मिस्टेक हो गई है, तो याद रखना उस टाइम ये सिक्स्थ पॉइंट मिस्टेक वाला आ जाता है, जिसमें कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि डिफेंडेंट बच जाए. मीन्स क्या, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने भी साथ में ही दो मोबाइल लिए थे, मॉडल भी सेम है हमारे. तो हुआ ये इसमें कि हम दोनों ने एक जगह पे मोबाइल रखने के बाद मैंने गलती से उसका मोबाइल उठा के मैं कहीं बाहर घूमने चला गया.
तो देखो, क्या मेरा दोस्त मुझे स्यू कर सकता है कि मैंने उसका मोबाइल चुराया? नहीं, क्योंकि मोबाइल सेम था, दिखने में भी सेम है, हमने कवर भी सपोज सेम ही लगाए थे। तो याद रखना, ये मिस्टेकनली हुआ है, मैंने चोरी बिल्कुल भी नहीं की। तो इस मिस्टेक को कोर्ट ऑफ लॉ में माफ किया जा सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट गाइस, नेसेसिटी, दैट इज वो ज़रूरत थी। जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि देखो, ये जो मालवाहू नौका होते हैं, मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाले बहुत बड़े बड़े कैरेज, गुड्स कैरेज के शिप होते हैं, देखो बहुत बड़े बड़े, जिस पे कंटेनर रखे होते हैं। अभी हुआ ये सपोज कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला एक शिप था, उसमें उस शिप की कैपेसिटी, अभी इसमें कंटेनर रखे हुए रहते हैं, इसका लाख टन का कैपेसिटी रहता है। बट हुआ ये कि लगा नहीं था कि ये ओवरवेट हो जाएगा, सामान भरते गए और वो ओवरवेट हो गया। आपका आपकी शिप पे अराउंड एक 15 से 20 लोगों का क्रू था। जब शिप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने के लिए निकली, तो क्योंकि हेवी वेट था, उसकी वजह से वो जहाज़ डूबने लग गया। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप आदमियों को फेंकोगे या फिर सामान को फेंकोगे? ऑब्वियस सी चीज़ है गाइज, उस टाइम आदमियों की जान बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेसेसिटी थे, बराबर है, इसलिए आपने कुछ कंटेनर्स समुंदर में फेंक दिए। तो उस टाइम भी आपने नेसेसिटी की वजह से ये एक्ट प्ले किया है। तो याद रखना, आप एक प्रॉपर डिफेंस कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर्म कर सकते हो। डिफेंडेंट इस केस में भी बच सकता है क्योंकि नेसेसिटी थी ये करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है गाइस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कभी कभी तो लगता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ही भगवान है। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने गाइस कुछ बोल दिया है, तो याद रखना, उसमें भी डॉट इंटरैक्ट नहीं होता। ओके, सो एक बार गाइस हम फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देख लिया गाइस, टॉर्ट मीन्स क्या? रॉन्ग, जो कि लैटिन वर्ड टॉर्टम से आया है। रॉन्ग दो पार्ट्स में बंटता है, नंबर वन क्रिमिनल रॉन्ग और सेकंड सिविल रॉन्ग। हमें मालूम है टॉर्ट ये सिविल रॉन्ग है। सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस हमने देखा, वैसे हमने पब्लिक और प्राइवेट का भी डिफरेंस देखा है गाइस। टॉर्ट ये सिविल कॉज में गाइस अगेंस्ट इंडिविजुअल आता है, जिसमें कि कंपेंसेशन ये आपका रेमेडी होगा। ओके, नेक्स्ट में आपने गाइस एसेंशियल डेफिनेशन देखी, जो कि विनफील्ड की है। उसमें देखा हमने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की वजह से, ओके, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable, means rectified by an action for unliquidated damages. Unliquidated damages देने के बाद गाइस, वो जो हमने रॉन्ग कमिट किया था उसका कंपेंसेशन पे किया जाता है। ड्यूटी ब्रीच जो की थी उसका कंपेंसेशन पे किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन से हमने दो पॉइंट डिराइव किए थे कि टॉर्ट ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल रॉन्ग है, और हर एक सिविल रॉन्ग ये टॉर्ट नहीं होता। जो टॉर्ट कमिट करता है उसे टॉर्ट फीसर कहते हैं गाइज, मीन्स डिफेंडेंट, और जिसके अगेंस्ट टॉर्ट होता है उसे हम प्लांटिफ कहते हैं। इसेंशियल कंडीशन चार थी गाइज, उसमें हमने देखा नंबर वन है उसमें रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, सेकंड लीगल डैमेजेस जिसमें हमने देखा डैमनम सिन इंजुरिया एंड इंजुरिया सिन डैमनम, थर्ड पॉइंट देखा हमने लीगल रेमेडी, और फोर्थ पॉइंट मैंचुरिया। अगर ये चारों भी पॉइंट हो जाते हैं गाइज, तो उस टाइम टॉर्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा गाइज, जिसमें काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी देखा था। पहला है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, सेकंड विकैरियस लाइबिलिटी एंड थर्ड विकैरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में गाइज हमने देखा कि नेग्लिजेंस की वजह से अगर आपने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो वो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमने रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस देखा गाइस, जिसके थ्रू हमें तीन पॉइंट समझ में आ गए कि नंबर वन, डेंजरस थिंग आपके लैंड पे आना चाहिए या फिर आपने लाना चाहिए। सेकंड पॉइंट,
वो जो डेंजरस थिंग थी गाइस, ओवर क्वांटिटी में जो आपने बना लेके रखी थी, स्केप हो जानी चाहिए। और थर्ड, वो जो लैंड का यूज़ है वो नॉन नेचुरल होना चाहिए गाइस। जैसे कि हमने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में देखा था कि उन्होंने रिजर्वायर बनाया था, यूजुअली कोई रिजर्वायर नहीं बनाता। ओके, अगर ये तीन चीज़ें आ गई तो याद रखना यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें एक्सेप्शन देखिए गाइस, हमने प्लेंटिफ ऑन डिफ़ॉल्ट, प्लेंटिफ खुद का डिफ़ॉल्ट है, उसकी गलती है। सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड है। थर्ड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का कंसेंट लेके आपने काम किया था। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ने काम किया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने बोला था। या फिर डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया था गाइस, बट तभी भी डैमेज हो गए हैं, तो ये एक्सेप्शन वाले पार्ट में आता है, ऊपर वाले केस में नहीं जाता। नेक्स्ट अपन ने देखा गाइस, रूल इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें हमने देखा था कि दिल्ली में उनकी इंडस्ट्री थी जिसमें से गैस लीक हो गई, एक जन उसमें उनकी डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे। तो याद रखना उस टाइम एमसी मेहता की केस में डिसाइड किया था कि आप अगर ऐसे कोई हजार्डस प्रोसेस वगैरह रन कर रहे हो तो आपको जितने भी इंजर्ड पर्सन है और प्रॉफिट पर्सन, जितने भी इंजर्ड पर्सन है उन सबको आपको कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा। और सेकंड, आप आपकी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते खाली ये बोल के कि मैंने प्रॉपरली केयर रखी थी। ओके, सेकंड पार्ट गाइस, विकैरियस लाइबिलिटी। विकैरियस मींस इनडायरेक्ट, जो कि तीसरे पर्सन थ्रू, जिसमें कि कॉमन एग्जांपल हमने देखे थे, प्रिंसिपल और एजेंट हो गया, पार्टनर्स हो गए कि अलग अलग पार्टनर्स, एक पार्टनर ने भी अगर रॉन्ग कमिट किया तो बाकी पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने मास्टर सर्वेंट देखा गाइस, जिसमें कि एग्जांपल में हमने देखा वो पेट्रोल की लॉरी वाला, या फिर उसमें हम और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं गाइस, जो कि केस है बेले वर्सेस मैनचेस्टर का। उसमें हुआ ये था कि ये 1873 का केस है गाइस, बहुत पुराना है, बहुत मस्त भी है। हुआ ये था कि उस टाइम ट्रेन नहीं हुआ करती थी, तो ये जो पर्सन है वो ट्रेन में चढ़ गया। ओके, उसके पास प्रॉपर टिकट वगैरह सारी चीज़ें थी, पर ट्रेन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्हें क्या लगा कि ये जो बंदा अभी ट्रेन में चढ़ा है उसके पास टिकट नहीं है, या फिर ये इलीगली ट्रेन में चढ़ा है, इसलिए उसने वो बंदे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। याद रखना यहाँ पे वो जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे उसके मास्टर के लिए, हालांकि अभी मास्टर की तो बिल्कुल भी कुछ भी गलती नहीं है, उसे मालूम भी नहीं रहेगा, बट उसके सर्वेंट्स ने वो जो काम किया वो गलत था, इसीलिए विकैरियस लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है गाइस, और वो मास्टर उसमें पनिश हो जाएगा, उसे लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी, उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। गाइस ये हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा। आगे हमने विकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट देखा गाइस, जिसमें इंग्लैंड की पोजीशन और इंडिया की पोजीशन हमने देखी। इंग्लैंड में गाइस क्राउन विकैरियसली लायबल हो जाता है, बट इंडिया में वो खुद इंडिविजुअल एम्प्लॉय ही लायबल होता है, ना कि स्टेट मींस कंट्री। गाइस रॉन्ग के अलग अलग टाइप्स हमने देखे, जिसमें फर्स्ट था बैटरी, सेकंड असल्ट, थर्ड बॉडीली हार्म, फोर्थ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था। नेक्स्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जैसा आपने कुछ गलत केस वगैरह करके किसी को अटका दिया है। नेक्स्ट नर्वस शॉक था। लास्ट डिफेमेशन था, जिसमें हमने केजरीवाल जी का एग्जाम्पल दिया, जिसमें लीबल मीन्स परमानेंट नेचर का और स्लैंडर मीन्स टेम्पररी था गाइस। नेक्स्ट, रेमेडीज इन टॉर्ट, जिसमें जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हमने देखी। पॉइंट नंबर 1 उसमें डैमेजेस और कंपेंसेशन, सेकंड इंजंक्शन या फिर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीन जुडिशियल रेमेडीज गाइस हमने देखी। एंड नेक्स्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, जिसमें हमने देखा सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, ये आप खुद भी कर सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड, आपकी जो लैंड पहले से थी उसमें आप री एंट्री कर रहे हो। रिपोजिशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स दूसरे ने लिए थे आप रिपोजिस कर रहे हो। नेक्स्ट, अबैटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है तो उसे आप रोक रहे हो। लास्ट, डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट, कौन से डिफेंसेस गाइस डिफेंडेंट के पास अवेलेबल रहेंगे। नंबर 1, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, जिसमें हमने वही क्रिकेट का एग्जांपल लिया था कि आपको मालूम था कि इस चीज़ में क्या रिस्क थी, तो याद रखना
वो जो धोनी ने जो बॉल मारा था, धोनी उसमें बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। वो अगर डिफेंडेंट भी है तभी भी वो बच जाएगा, क्योंकि वो रिस्क तो मैंने ही ली थी। नेक्स्ट, प्लांटिव द रॉन्ग डूअर। अगर प्लांटिव ने कुछ गलत किया है तो याद रखना वही लायबल रहेगा। एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उस टाइम डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा गाइस। नेक्स्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट। आपने सारा ड्यू केयर, प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस किया था, सारे लॉ फॉलो किए थे, सारा आपने कंप्लायंस भी किया था, तभी भी एक्सीडेंट अनइंटेंशनली हो गया है तो याद रखना कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंडेंट, देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिफेंडेंट बच जाए। नेक्स्ट, प्राइवेट डिफेंस, जिसमें आपको मैंने डॉग का वगैरह एग्जांपल दिया, या फिर फेंसिंग वगैरह। आप रीजनेबल फोर्स भी यूज़ कर सकते हो आपको खुद को आपके प्राइवेट डिफेंस के लिए। नेक्स्ट, मिस्टेक। जेन्युइन अगर आपका मिस्टेक है, आपको बिल गलती से कोई चीज़ हो गया है तो याद रखना वो भी जनरल डिफेंस में आ जाता है। नेक्स्ट, नेसेसिटी। आपको किसी का नुकसान करना नहीं था, जैसे कि हमने वो जहाज का एग्जांपल लिया गाइस, आपको किसी का नुकसान नहीं करना था, बट अगर हमने वो जो कंटेनर्स थे वो अगर फेंके नहीं होते तो सिंपल सी बात है वो हमें लेके डूब जाते, इसीलिए नेसेसिटी थी, उसमें भी डिफेंडेंट बच जाता है। लास्ट पार्ट गाइस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने आपको कोई काम करने के लिए बोला है तो याद रखना आप उसमें हमेशा बच ही जाते हो। आप बिल्कुल भी कोई भी लाइबिलिटी अट्रैक्ट नहीं करता, एटलीस्ट लॉ ऑफ टॉर्च में। इस प्रकार से गाइस हम हमारा पहला चैप्टर ख़त्म करते हैं। आई होप सो आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप ये चैप्टर बार बार सुनिएगा, उससे रिवीजन भी होगा, मैक्सिमम पॉइंट्स भी आपको याद आ जाएंगे, और आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर सकोगे और लिख भी सकोगे। ओके, ध्यान से पढ़ो। बेस्ट लक फॉर दी एग्जाम्स एंड स्टडी ऑल्सो। थैंक यू।